गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बीएड सेकेंड ईयर के फर्स्ट पेपर ज्ञान और पाठ्यचर्या, कंपल्सरी पेपर ज्ञान और पाठ्यचर्या, नॉलेज एंड करिकुलम की हम थर्ड यूनिट जो हम कर रहे थे, उसी के अंतर्गत हमने अब तक गांधी जी को देखा, गांधी जी के शिक्षा दर्शन को देखा, टैगोर के शिक्षा दर्शन को देखा, जॉन डीवी के शिक्षा दर्शन को देखा, जो कि ये यूनिट बाल केंद्रित शिक्षा पर आधारित है। तो इन तीनों के जो हमने शिक्षा दर्शन को देखा, तो उसके अनुसार इनकी दृष्टि में शिक्षा बालक पर केंद्रित होनी चाहिए। शिक्षक का स्थान महत्वपूर्ण है, लेकिन केंद्रित नहीं है। केंद्र में बालक ही है। बालक, चूंकि बालक को सिखाना है, इसलिए बालक की योग्यता, क्षमता और रुचि के अनुकूल सिखाने के लिए बालक को महत्वपूर्ण स्थान दिया है, लेकिन बालक केंद्र में है, शिक्षक महत्वपूर्ण है, क्योंकि शिक्षक के बिना किसी भी शिक्षण कार्य को या प्रक्रिया को पूर्ण नहीं किया जा सकता है। बालक को कोई चीज़ सिखाने के लिए शिक्षक की आवश्यकता होती है, इसीलिए शिक्षक महत्वपूर्ण है, लेकिन केंद्र में बालक को ही रखा गया है, इसीलिए इसे बाल केंद्रित शिक्षा के समर्थक कहा गया है। आज हम आगे एक और स्टेप बढ़ते हैं और एक यूँ कहा जाए कि बिफोर क्राइस्ट, ईसा से पूर्व के जो एक शिक्षा शास्त्री हैं, या यूँ कहा जाए कि एक शिक्षा को समर्पित व्यक्तित्व है जिसके बारे में हम सब जानते हैं, प्लेटो। आज उनके शिक्षा दर्शन के बारे में हम अध्ययन करेंगे। प्लेटो का शिक्षा दर्शन। आज सबसे पहले हमें प्लेटो की थोड़ी सी एक कहना चाहिए, हम प्लेटो का परिचय प्राप्त कर लेते हैं कि प्लेटो कौन थे। प्लेटो, जिनका ये कहा जाए कि बचपन बहुत ऐशो आराम से बीता है। इनका जन्म एथेंस में हुआ था, एथेंस के राजघराने में, अर्थात कि प्लेटो का जो जन्म है वो एक राज परिवार में हुआ था, जहां उसके पिता राजघराने से संबंध रखते थे, वहीं उनकी माता भी एक संपन्न धनाढ़ परिवार की महिला थी। तो इस दृष्टिकोण से देखा जाए तो प्लेटो का जो जीवन है, बाल्यावस्था या बचपन जो है उनका बहुत ऐशो आराम में व्यतीत हुआ। एक राजनीतिक दायरे के अंदर, राजनीतिक पृष्ठभूमि के अंदर उनका पालन पोषण हुआ। तो ऐसे में ये बात स्पष्ट है कि चूंकि ये एक राजनीतिक घराने से, कहना चाहिए राज परिवार से संबंध रखते थे, तो निश्चित है कि इनका संपर्क आम जनता से नहीं था। आम जनता के बारे में या आम जनता से प्लेटो का जुड़ाव कतई नहीं था। राजघराने हैं तो हम सब जानते हैं कि इतिहास इस चीज़ का गवाह है कि राजघरानों में कहना चाहिए कि भ्रष्टाचार या कहना चाहिए ये चालबाजियाँ, या जो कहना बहुत सारे ऐसे होते हैं कि राजनीतिक षड्यंत्र बहुत रचे जाते हैं। राजनीतिक षड्यंत्रों के बीच में प्लेटो के इर्द गिर्द जितने भी शासक थे, वो एक तरह से कहा जाए कि तानाशाह या बहुत ज़्यादा निर्दयी शासक थे। अर्थात कहने का मतलब ये है कि प्लेटो के जो सराउंडिंग है, प्लेटो के आसपास का जो वातावरण था, वो एक तरह से तानाशाह या बहुत ही निकृष्ट, मतलब बहुत ज़्यादा तानाशाही वातावरण उनके इर्द गिर्द था। और इसकी वजह से प्लेटो का अपने समस्त शासकों से या अपने समस्त जो आम जनता है उससे उनकी दूरी निश्चित रूप से बनी हुई थी। प्लेटो का जो बाल्यावस्था या उसकी जो बचपन में शिक्षा का जो दायरा था, शिक्षा जो थी, उसका उत्तरदायित्व सुकरात को था। हम सुकरात को अच्छे से जानते हैं। सुकरात के बहुत सारे ऐसे सिद्धांत हैं, बहुत सारे सामाजिक सिद्धांत हैं, उनके बारे में हम लोग जानते हैं, पढ़ते हैं। तो
सुकरात स्वयं एक बहुत अच्छे शिक्षाविद थे। हालांकि प्लेटो एक राजघराने से थे। सुकरात के सानिध्य में रहकर प्लेटो ने 10 वर्ष तक शिक्षा अर्जित की। अर्थात कि एक बहुत लंबा समय होता है किसी एक गुरु के सानिध्य में निरंतर रूप से आपने 10 वर्ष तक शिक्षा अर्जित करी। हालांकि ये राजघराने से थे, लेकिन सुकरात का जो जीवन है बहुत गरीबी में, बहुत दारिद्रिक स्थिति में व्यतीत हुआ था। क्यों? क्योंकि सुकरात के इर्द गिर्द जितने भी तानाशाह शासक या फिर षड्यंत्रकारी शासक थे, उनकी नजर हमेशा सुकरात पर रही और हमेशा इन लोगों ने सुकरात के प्रति निरंतर रूप से षड्यंत्र रचते रहे। और इसी का परिणाम था कि एक वक्त ऐसा आया जब सुकरात को जहर देके मार दिया गया। यानी कि प्लेटो जब 28 वर्ष के थे, उस समय सुकरात को जहर देकर मार दिया गया। अपने गुरु की इस दुर्दशा का प्लेटो पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा, जो कि प्लेटो खुद कुछ नहीं कर सकते थे। ऐसी स्थिति में उनकी जो स्थिति मनोदशा इतनी ज़्यादा विद्रोही हो गई कि विद्रोह को प्रदर्शित करने के लिए वो अपने राज्य को छोड़कर और विश्व भ्रमण के लिए निकल गए। विश्व भ्रमण के लिए वो निकल गए। अब विश्व भ्रमण पर जब ये गए तो यहाँ पर भी एक तरह से कहा जाए कि उन्होंने लगभग 10 वर्ष का समय संपूर्ण विश्व को में घूमने में व्यतीत किया। और इस दौरान निरंतर रूप से सुकरात की स्थिति, सुकरात के आदर्श, सुकरात की जो कार्य हैं वो इन्हें बड़े चिंतित करते रहे, इनको प्रभावित करते रहे। और यही कारण था कि इनके सुकरात के कार्यों को पूर्ण करने की इस दौरान, क्योंकि इनको लंबा समय चिंतन मनन करने का मिला, तो इन्होंने सुकरात के कार्यों को पूर्ण करने का एक निर्णय किया, निश्चय किया और पुनः एथेंस लौटे। एथेंस लौटने के बाद यानी कि 10 वर्ष के बाद पुनः एथेंस लौटे। अब एथेंस लौटने के बाद सुकरात ने एक एकेडमी की स्थापना की। अर्थात कि वो शिक्षा के क्षेत्र में, चूंकि अपने गुरु से बहुत प्रभावित थे, उनके गुरु का शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान था, तो प्लेटो का भी अपने गुरु के कार्य को पूर्ण करने के उद्देश्य से उन्होंने एथेंस में एक एकेडमी की स्थापना करी। यानी कि शिक्षा के क्षेत्र में इन्होंने अपने कदम बढ़ाने प्रारंभ किए और लगभग 40 वर्ष तक इन्होंने निरंतर रूप से शिक्षण कार्य किया। शिक्षा के क्षेत्र में बहुत सारे प्रयोग किए, बहुत सारी पुस्तकें लिखी, जिसका प्रभाव आम जनता, आम समाज के ऊपर बहुत गहरा पड़ा। प्लेटो का जो शिक्षा दर्शन था या प्लेटो का जो शिक्षा को देखने का नजरिया था, वो स्पष्ट था कि वो सामाजिक दायरे में रहकर ही शिक्षा को उन्होंने देखा। समाज से हटकर वो शिक्षा को कभी उन्होंने नहीं देखा। प्लेटो का भी जॉन डेवी की तरह ही मानना था कि समाज के सामाजिक गुणों का विकास करना ही शिक्षा है, समाज के योग्य नागरिक बनाना ही शिक्षा है। तो यहाँ पर अब हम देखेंगे कि प्लेटो का शिक्षा का अर्थ क्या बताया उन्होंने। प्लेटो ने शिक्षा का जो अर्थ बताया, उसके अनुसार वो एक व्यक्ति को अच्छा नागरिक बनाना चाहते थे। अर्थात कि जो भी व्यक्ति उसके राज्य में है वो एक अच्छे नागरिक होने चाहिए। चूंकि इन्होंने सुकरात के साथ होने वाले निर्दयता को उन्होंने बहुत नजदीक से देखा था, बहुत करीब से देखा था, उनके सुकरात के खिलाफ किए जाने वाले षड्यंत्रों को उन्होंने बहुत करीब से देखा था, तो वो चीज उनके मस्तिष्क पे इतनी ज्यादा प्रभाव डाली कि वो ये चाहते थे कि नागरिकों में एक अच्छे नागरिक का गुण हो, ईमानदारी की जिंदगी जिए, ईमानदारी की भावनाएं उनमें विकसित हो और वे सबके प्रति सम्मान भावना जो विकसित कर सके, वो शिक्षा है। अर्थात प्लेटो के अनुसार शिक्षा क्या
जो एक अच्छा नागरिक निर्माण कर सके, ईमानदार जीवन जीने के लिए प्रेरित कर सके और सम्मान की भावना का जो विकास कर सके, वही शिक्षा प्लेटो ने मानी थी। शिक्षा के क्षेत्र में जहां प्लेटो की बात आती है, उन्होंने जहां पुरुषों की शिक्षा को महत्व दिया, पुरुषों की शिक्षा पर जहां उन्होंने बल दिया, वही प्लेटो ने स्त्री शिक्षा पर भी बल दिया। स्त्री शिक्षा पे उन्होंने कहां बल दिया कि स्त्रियों के लिए संगीत एवं शारीरिक क्षमता, संगीत एवं शारीरिक क्षमता का विकास, अर्थात की शिक्षा वो जो जिसके माध्यम से, मतलब कि उन्होंने स्त्रियों की शिक्षा पर भी, ना केवल पुरुषों की शिक्षा पर बल दिया बल्कि स्त्री शिक्षा पर भी बल दिया। और स्त्री शिक्षा पर बल देने में उन्होंने उनके लिए जो क्षेत्र सुझाए थे वो ये थे कि संगीत एवं शारीरिक शिक्षा, संगीत की शिक्षा स्त्रियों को दी जानी चाहिए और शारीरिक क्षमता, शारीरिक स्वास्थ्य से संबंधित जानकारी स्त्रियों को दी जानी चाहिए। सुकरात ने जितने भी अपनी पुस्तकें लिखी हैं, वे समस्त पुस्तकें संवाद के रूप में लिखी हैं। तो यहाँ पर वो कहते हैं कि मैं यहाँ जो कुछ कहता हूँ, शिक्षा के बारे में मैं जो कुछ कहता हूँ, वो केवल पुरुषों के लिए नहीं होता है, बल्कि वो महिलाओं, स्त्रियों के लिए भी है, अर्थात स्त्रियों के द्वारा भी उसे स्वीकार या स्वीकार किया जाना चाहिए या माना जाना चाहिए। अब कहने का मतलब कि उन्होंने पुरुषों की शिक्षा को भी महत्वपूर्ण स्थान दिया, अर्थात पुरुषों में अच्छे नागरिकता के गुण, वीरता गुण, समाज के सहयोगी गुणों आदि आर्थिक सामाजिक विकास के समस्त क्षेत्रों में जहाँ शिक्षा पर बल दिया, वहीं पर स्त्रियों की समस्त शिक्षाओं के साथ में संगीत और शारीरिक शिक्षा पर भी बल दिया है। अब बात आती है प्लेटो के शिक्षा के उद्देश्य, क्योंकि बिना उद्देश्य के कोई भी कार्य पूर्ण नहीं किया जा सकता है। तो यहाँ पर यह निश्चित है कि इन्होंने भी शिक्षा के उद्देश्यों को निर्धारित किया, क्योंकि शिक्षा जब देने की बात आती है तो निश्चित है कि उसके कोई ना कोई उद्देश्य होंगे, तभी उन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए प्रयास किए जाएंगे। अन्यथा निरुद्देश्य कोई भी कार्य किया जाता है, वो कार्य निरर्थक और व्यर्थ हो जाता है। तो यहाँ पर जो उन्होंने उद्देश्य निर्धारित किए हैं, पहला था वैयक्तिक उद्देश्य, वैयक्तिक उद्देश्य यानी कि इसके माध्यम से व्यक्ति के स्वयं के विकास पर पूर्ण बल दिया है, यानी कि व्यक्ति के सामाजिक गुणों का विकास हो, सामाजिक गुणों का विकास हो, व्यक्ति में शारीरिक विकास का ज्ञान, क्योंकि उस समय जब प्लेटो ने शिक्षा दर्शन को प्रदर्शित किया था, उस समय समाज और सामाजिक क्रियाओं के दायरे वर्तमान की तरह नहीं थे। वर्तमान में तो समाज और समाज की क्रिया और उनके प्रयोजन के क्षेत्र बहुत अधिक विस्तृत हैं। उस समय वर्तमान के दृष्टिकोण से सीमित थे, तात्कालिक दृष्टिकोण से विस्तृत थे, लेकिन वर्तमान की तुलना करी जाए तो वो बहुत अधिक विस्तृत नहीं थे। तो उसी दृष्टिकोण से अगर देखें तो एक सामाजिक नागरिक का विकास होना शिक्षा का मूल उद्देश्य होना चाहिए। व्यक्तिगत रूप से व्यक्ति में ऐसे गुणों का विकास हो जिसमें कि समाज के बीच में वो बैठे उठे तो समाज के मान्य मूल्यों का जिसको वो स्वीकार करे, उनको अपनाए और उनके अनुकूल व्यवहार प्रदर्शित करे। वहीं पे शारीरिक विकास की जहाँ बात आती है, जो कि एक कहना चाहिए कि शारीरिक विकास या शारीरिक श्रम करने की क्षमता होनी चाहिए, क्योंकि तात्कालिक समय में वर्तमान की तरह भौतिक संसाधन सुविधाओं के साधन उपलब्ध नहीं थे। तो ऐसे में शारीरिक श्रम का होना बहुत अनिवार्य है, इसीलिए शारीरिक शिक्षा पर उन्होंने बहुत अधिक बल दिया था। दूसरा जो उन्होंने शिक्षा का उद्देश्य निर्धारित किया वो सामाजिक उद्देश्य,
समाज के अस्तित्व को बनाए रखने के लिए, समाज के विकास, अस्तित्व को बनाए रखना, समाज का विकास, ठीक है ना, इन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि समाज के अस्तित्व को बनाए रखने में इसके नागरिकों का बहुत बड़ा योगदान होता है। समाज का विकास किया जाना भी बहुत आवश्यक है, क्योंकि एक जगह स्थिर, कहा जाता है कि एक जगह स्थिर पानी भी धीरे धीरे सड़कर बदबू मारने लगता है। तो वही चीज है कि एक ही हमारी निरंतर रूप से कहना चाहिए कि परंपराओं से अगर हम जुड़े रहते हैं तो वो रूढ़िवादिता का और अंधविश्वास का रूप धारण कर लेती है, जो हमारे समाज में बहुत आज भी देखने को मिलता है। इसीलिए इन चीजों को सामाजिक विकास का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि परिवर्तित प्रकृति का नियम है और यही नियम समाज को पालन करना है, तो इसके पालन के लिए उसका विकास होना बहुत अनिवार्य है। अर्थात कि शिक्षा का उद्देश्य सामाजिक विकास भी होना चाहिए। अर्थात कहने का मतलब कि बालक को जहाँ उसके व्यक्तिगत विकास के उद्देश्यों के आधार पर शिक्षा दी जाए, वहीं पर सामाजिक विकास के सामाजिक उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए शिक्षा दी जानी चाहिए। इस आधार पर, शिक्षा के उद्देश्यों के आधार पर प्लेटो ने पाठ्यक्रम का निर्धारण किया। चौथी बात, चौथा पॉइंट हमारा आता है वो है पाठ्यक्रम, कि पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए। अब यहाँ पर इन्होंने पाठ्यक्रम के 3 भाग बनाए हैं, 3 भागों में बांटा है। प्राथमिक, दूसरा है माध्यमिक और तीसरा है उच्च कक्षा। अर्थात कि यहाँ पर ये बात समझनी है कि पाठ्यक्रम को उन्होंने बहुत ध्यान केंद्रित किया। यह पाठ्यक्रम के निर्माण में बहुत सारी बातों को उन्होंने बहुत ध्यान से निर्धारित किया, सारा ध्यान जो कहा जाए केंद्रित किया, क्योंकि पाठ्यक्रम जितना अच्छा होगा उसी के अनुकूल बालक की शिक्षा का कार्य पूर्ण किया जा सकता है या शिक्षण प्रक्रिया को प्रभावी बनाया जा सकता है। तो प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च, यानी कि उस समय भी बालक के विकास को ध्यान में रखते हुए बाल्यावस्था में प्राथमिक स्तर पर किस प्रकार से शिक्षा प्रदान की जाए, किशोरावस्था तक आते आते माध्यमिक स्तर की किस प्रकार की शिक्षा बालक को प्रदान की जाए, और युवा अवस्था के लिए या यूँ कहा जाए कि आगे भविष्य के लिए बालक को तैयार, व्यक्ति को तैयार करने के लिए उच्च स्तर पर किस प्रकार की शिक्षा का पाठ्यक्रम होना चाहिए। तो यहाँ प्राथमिक स्तर पर अगर हम देखते हैं तो शारीरिक विकास और आत्मा का विकास, आत्मा से परिचय। कहने का मतलब यहाँ पर क्या है कि प्राथमिक स्तर पर जो शिक्षा प्रदान की जाए उसमें सबसे पहले तो शारीरिक विकास, क्योंकि आगे उसको शारीरिक श्रम के माध्यम से बहुत सारे कार्य करने होंगे, तो उसमें उसका शारीरिक विकास होना बहुत जरूरी है। शरीर का सामान्य गति से उसका विकास होना, उसमें वृद्धि होना और फिर उसमें परिपक्वता के दृष्टिकोण से, मतलब कि शिक्षा इस प्रकार से बालक की प्रदान की जाए। अगर उसमें पुस्तकीय ज्ञान पर यहाँ पर नहीं था, यहाँ पर बालक के शारीरिक विकास यानी कि खेल कूद के माध्यम से किस प्रकार से शिक्षा को अर्जित कर सकते हैं। अगर हम वर्तमान दृष्टिकोण से सोचें तो शारीरिक विकास के लिए उन्होंने पूर्ण रूप से प्राथमिक स्तर पर पाठ्यक्रम का निर्धारण किया। फिर बाद में आत्मा से परिचय, यानी कि अपनी आत्मा को शुद्ध करना, अपने आप को समझना, स्वयं मैं क्या कर सकता हूँ, अपने स्वयं को समझने के लिए आत्मा का परिचय होना, क्योंकि ये एक निश्चित है कि तत्कालिक समय में आदर्शवाद का, अध्यात्मवाद का बहुत अधिक प्रभाव था। तो आत्मा की प्राप्ति या जीवन का जो अंतिम लक्ष्य जो है वो आत्मा की मुक्ति है या ईश्वर की प्राप्ति है। उसके लिए आत्मा को पहचानना और उसके आत्मा की शुद्धि के लिए कार्य करना, तो ये प्राथमिक स्तर पर शारीरिक विकास पर बन गया है। वहीं आत्मा को पहचानना, आत्मा की शुद्धि के लिए शिक्षा प्रदान किए जाने पर उन्होंने बल दिया। अब जब माध्यमिक स्तर पर आती है तो माध्यमिक स्तर पर चूंकि अब बालक ज्ञान को अर्जित करने की योग्यता उसमें आ चुकी होती है, किसी चीज को समझने की क्षमता उसमें आ चुकी होती है, तो यहाँ पर उन्होंने ज्योतिष, ज्यामिति,
ज्योतिष, गणित, दर्शन, शारीरिक, विकास, खेलकूद आदि पर इन्होंने बल दिया। यानी कि इस स्तर पर जो पाठ्यक्रम का उन्होंने निर्माण किया उसमें ज्योतिष विज्ञान, क्योंकि उस चीज का बहुत ज्यादा प्रयोग किया जाता था, तो ज्योतिष विज्ञान, गणित, दर्शन और शारीरिक विकास और खेलकूद का महत्व यहाँ उन्होंने अलग से बहुत ज्यादा अधिक महत्व देते हुए एक अलग से विषय की स्थापना या विषय को रखे जाने पर बल दिया। अर्थात कि यहाँ पर चूंकि बालक यहाँ समझने की क्षमता प्राप्त कर चुका होता है, बौद्धिक विकास उसका हो चुका होता है, होने मतलब किसी चीज को ग्रहण करना है, समझने की योग्यता को प्राप्त कर चुका होता है, तो यहाँ पर माध्यमिक स्तर पर आकर उसे ज्योतिष विज्ञान क्या है, किस तरह से उसका विकास किया जा सकता है, गणित, दर्शन आदि के बारे में कि कैसे शिक्षा प्रदान की जा सकती है, किस प्रकार से बालक का विकास किया जाता है, उस दृष्टि को ध्यान में रखते हुए इन विषयों का चयन किया। उच्च स्तर पर आकर ज्योतिष, ज्यामिति, संगीत, दर्शन, औद्योगिक शिक्षा, अर्थात कि यहाँ पर आकर और अधिक आगे बालक के मानसिक विकास को ध्यान में रखते हुए, बालक की क्षमताओं को ध्यान में रखते हुए जहाँ ज्योतिष विज्ञान यथावत था, ज्यामिति को यहाँ ऐड किया गया, गणित के साथ में संगीत विषय, क्योंकि एक संगीत वो है जो बालक को ध्यान केंद्रित करने में, बालक के विकास में बहुत बड़ा योगदान प्रदान करता है, इसीलिए संगीत को उन्होंने महत्व दिया। दर्शन जो कि चिंतन क्षमताओं के लिए बहुत अनिवार्य है, इसलिए माध्यमिक स्तर से दर्शन को जोड़ा जाता है, जिससे बालक की वैचारिक क्षमताओं का, तार्किक क्षमताओं का विकास हो सके। और यहाँ पर आकर क्योंकि व्यावसायिक क्षमताओं का होना बहुत जरूरी है, इसलिए इतने समय पहले मतलब कि ईसा से पूर्व या तो प्लेटो का जो समय माना जाता है वो 427 से 347 ईसा पूर्व माना जाता है। यानी कि ईसा पूर्व इतने पहले उन्होंने व्यावसायिक शिक्षा पर बल देते हुए औद्योगिक शिक्षा को विषय के अंतर्गत या पाठ्यक्रम के अंतर्गत जोड़ा। अब बात आती है कि शिक्षण विधियां, क्योंकि पाठ्यक्रम जब निर्धारित किया जाता है तो निश्चित है कि उसको पूर्ण करने के लिए शिक्षण विधियों का होना आवश्यक है। तो उन्होंने शिक्षण विधियों पर अपनी बात को रखते हुए उन्होंने 6 प्रकार की शिक्षण विधियों का उल्लेख किया है। पहला है तर्क, दूसरा प्रश्नोत्तर, तीसरा व्याख्यान, चौथी विधि है प्रयोग विधि, पांचवी है स्वाध्याय और छठी है खेल। अगर हम वर्तमान के दृष्टिकोण से देखें तो ये सारी वे विधियां हैं जो बालक की योग्यता, रुचि और क्षमता के विकास में महत्वपूर्ण योगदान प्रदान करती है। तर्क शक्ति का होना बालक में बहुत अनिवार्य है, इसलिए वर्तमान में शिक्षा के उद्देश्य जो निर्धारित किए जाते हैं उसमें बालक के तार्किक चिंतन पर महत्व दिया जाता है। तो इतने समय पहले सुकरात ने जो शिक्षण विधि चुनी उसमें उन्होंने तर्क विधि को सबसे पहले या महत्वपूर्ण स्थान दिया, फिर प्रश्नोत्तर विधि के माध्यम से, क्योंकि अगर बालक प्रश्न नहीं करेगा तो उसमें जिज्ञासा नहीं है, जिज्ञासा नहीं है इसका मतलब वो सीख नहीं पाएगा। अतः प्रश्नोत्तर विधि वह विधि है जिसमें कि बालक और शिक्षक के बीच में निरंतर रूप से अंतःक्रिया बनी रहे और बालक की जिज्ञासा निरंतर रूप से बनी रहे। फिर बाद में व्याख्यान विधि, क्योंकि जब किसी चीज को जब तक व्याख्या नहीं की जाएगी, उसको स्पष्ट नहीं किया जाएगा, बालक को समझ में नहीं आएगी। फिर प्रयोग विधि, यानी कि बालक को प्रयोग के माध्यम से, यानी कार्य करने के, प्रयोग करने के अवसर प्रदान होने चाहिए, यानी कि सीखने के लिए प्रयोग विधि का उपयोग करना चाहिए। स्वाध्याय विधि, यानी कि बालक को स्वयं अध्ययन करने के अवसर प्रदान किए जाने चाहिए। और खेल विधि, खेल के माध्यम से बालक सीखता है,
वर्तमान में शिक्षा में सर्वाधिक इसी चीज का महत्व दिया जा रहा है कि बालक को खेल के माध्यम से सिखाया जाए जो उसके सीखने के अधिगम को स्थायी प्रदान कर सकता है। इसके बाद आती है बात हमारी शिक्षण नीतियों के बारे में। इन्होंने शिक्षा और विद्यालय के बारे में क्या कहा? विद्यालय व शिक्षण। यहां पर इन्होंने शिक्षा को महत्वपूर्ण स्थान दिया है, लेकिन शिक्षक को वही पथ प्रदर्शक माना है। यानी कि शिक्षक महत्वपूर्ण है, लेकिन बालक केंद्र में, शिक्षक केंद्र में नहीं। और शिक्षा प्रदान करने के लिए जो प्लेटो की एकेडमी है, वो इसका एक सबसे अच्छा उदाहरण है कि वे एक विद्यालय के परिकल्पना करते हैं, एक एकेडमी के रूप में ऐसी संस्था की स्थापना पर बल देते हैं, ऐसी संस्था का स्थापित किए जाने का समर्थन करते हैं। इसके बाद शिक्षा में योगदान। शिक्षा में योगदान, शिक्षा में योगदान की जब बात की जाती है तो प्लेटो ने जो शिक्षा में योगदान जो दिया है उसमें सबसे पहले दो हैं कि समाज से जुड़ी हुई शिक्षाएं होनी चाहिए, अर्थात कि सामाजिक गुणों का विकास हो सके। सामाजिक गुणों का विकास यानी कि एक शिक्षक के लिए बहुत अनिवार्य है, शिक्षा के लिए बहुत समाज शिक्षा विद्यालय जो कि समाज का एक छोटी इकाई है, छोटा अंग है। तो ऐसे में समाज में क्या है, सामाजिक गुण कैसे होने चाहिए, कैसा नागरिक होना चाहिए, इसका सबका प्रशिक्षण विद्यालय में दिया जाना चाहिए। तो अर्थात ये विद्यालय के अंतर्गत ये इसी चीज की कल्पना करते हैं कि बालक में सामाजिक गुणों का विकास होना चाहिए, जिससे कि बालक एक अच्छा सुनागरिक का निर्माण किया जा सके। दूसरी बात की स्त्री शिक्षा पर इन्होंने बल दिया था, यानी कि इतने समय पहले सुकरात ने स्त्री शिक्षा पर बल दिया था कि स्त्रियों को भी शिक्षित किया जाना अनिवार्य है, केवल पुरुषों को भी शिक्षा नहीं दी जाए बल्कि स्त्रियों को भी शिक्षा प्रदान की जाए। फिर दूसरी बात आती है सभी को शिक्षा प्राप्त करने के अवसर प्राप्त होने चाहिए। ये अवसर जो आज हम संवैधानिक रूप से नीतियां बनाते हैं कि सभी को शिक्षा अर्जित करने के अवसर प्राप्त होने चाहिए, वही नीतियां है कि शिक्षा प्राप्त करने के सभी को अवसर समान रूप से प्राप्त होने चाहिए। ये परिकल्पना, ये कल्पना है प्लेटो ने कितने समय पहले ही हमारे सामने प्रस्तुत की। उसके बाद में आता है उन्होंने सत्यम शिवम सुंदर, सत्यम शिवम और सुंदरम पर इन्होंने बल दिया कि जो सत्य है वही शिव और जो शिव है वही सुंदर है। अर्थात की शिक्षा ऐसी हो जो सत्यता पर आधारित हो, जो वास्तविकता पर आधारित हो और जो मनुष्य को एक सुंदर जीवन प्रदान कर सके। उसके बाद उन्होंने अगली जो उनकी देन दी व्यक्तिगत विकास, यानी कि बालक के व्यक्तिगत विकास पर भी इन्होंने बल दिया कि केवल सामाजिक गुणों पर का ही विकास न हो, यहाँ और बालक के अपने व्यक्तिगत, अपने शारीरिक विकास, योग्यताएं, क्षमताओं के विकास के भी सभी अवसर प्राप्त होने चाहिए। अर्थात ये कहा जाए कि जो हमारा मनोविज्ञान बार कहता है कि शिक्षा बालक के सर्वांगीण विकास के लिए होनी चाहिए, यानी कि वो चीज सुकरात ने अपने